नमस्कार। आज हम मणिपुर क्राइसिस को समझने वाले हैं। छोटा सा लेक्चर होगा, पॉइंट टू पॉइंट हम जाएंगे। मेरे भाई, जब हम मणिपुर की बात करते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है ना, ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा डेडलॉक है, एक ऐसा क्राइसिस है जिसको लेकर सरकार ने वास्तविकता में कुछ किया नहीं है। सर, मैं ये कहता हूं और ये फैक्ट भी है कि इस सरकार ने जितना जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के लिए किया है, नॉर्थ ईस्ट में किया है, बाकी स्टेट से रिस्पेक्टिव में कंपैरिजन में, उतना कोई भी सरकार नहीं कर पाती या फिर नहीं किया है। ना ही विल पावर था, ना ही वो करेज थी करने की। टू बी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट, और ये फैक्ट है। लेकिन फैक्ट ये भी है सर कि जब हम नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स की बात करते हैं तो पता नहीं क्यों हम उस एक सिस्टर की बात भूल जाते हैं, हम उस एक स्टेट की बात भूल जाते हैं जो कि मणिपुर होता है। और वास्तविकता में ये जो मिस्ट्री है वो किसी को समझ नहीं आई कि आखिर बात क्या थी। मतलब आखिर आप जब नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे तो आप मणिपुर को भूल कैसे सकते हैं, क्योंकि सदियों से ये समस्या चलती हुई आ रही है। ये केवल आज की क्राइसिस नहीं, वो तो हमने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो गया, हमने देख लिया, अब एक ही बार में पूरा देश जाग गया कि बाप रे बाप मणिपुर में क्या हो रहा है। और जिस इंटेंसिटी से और जिस जल्दीपन से जागा, उसी जल्दीपन से खत्म हो गया। आप देखो 2023 में वो जो मई में देश का सबसे वो जो वीडियो वायरल हुई थी, सबने देखा होगा। आप बताइए, क्या अब मतलब भी पड़ता है कि क्या हुआ था वहां पे? चीजें उससे भी बदतर हुई हैं वहां पर, और होती रही हैं और हो रही हैं। लेकिन बस वो एक वीडियो वायरल हो गया और उससे हमें लग गया कि ये है, और वो 10 दिन की बस गर्मा गर्मी थी, खत्म सब कुछ। सवाल पूछते रहे, दबा दिया गया, ये सारी चीजें होती रही। और हम देखेंगे यहां पर, देखिए, जब चीजें अच्छी होंगी, सरकार अगर अच्छी चीजें करेगी, एज ए सिविल सर्वेंट हमारा कर्तव्य बढ़ता है कि हम उन सारी चीजों को देखें। एंड इट्स अ पिटी कि अभी तक के लेक्चर्स में हमने नक्सलिज्म की बात की, हमने टेररिज्म की बात की, हमने कौन कौन सी इज्म की बात नहीं की। हर इज्म में, इज्म मतलब आइडियोलॉजी, हर प्रकार की कैपिटलिज्म, ये वो, हर चीज में हमने सारी चीजों को रीजन है वो ये समझते हुए आखिरी में हम आए गवर्नमेंटल एफर्ट्स पे, सॉल्यूशंस पे, जो कि सरकार ने लिए हैं। मणिपुर के केस में इट्स अ पिटी कि सर हम देखेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए। ठीक है, लिटरली चीजें हैं, मानता हूं, इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि एक बार को बाहर से आदमी देखे, हम समझेंगे, वो घबरा जाए कि भाई साहब ये कैसे ठीक होगा, क्योंकि ये तो सदियों से चल रही है, कोई नई बनाई चीज नहीं। मणिपुर में इतनी सारी समस्याएं हैं कि उन समस्याओं में से किसी एक समस्या पर भी इंसर्जेंसी बन सकती है, और हर 4-5 साल में ऐसी इंसर्जेंसी होती है, और फिर हम कहते हैं मणिपुर इज बर्निंग। समझते हैं सर, समझते हैं, प्रयास करते हैं समझने का। और एक और चीज हम ऐसा, हाँ, मैं ये कह रहा था ना कि जब चीजें अच्छी सरकार करेंगी जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, हम पूरे पिछले लेक्चर में हमने गवर्नमेंटल एफर्ट्स, ये सारी चीजें हमने कही। लेकिन मेरा काम कोई पर्टिकुलर यूट्यूबर्स की तरह केवल ये नहीं कि मैं टिप्पणी काटता रहूं, हर बार सरकार के खिलाफ ही बोलूं, या फिर मैं ये करूं कि तलवे ही चाटते रह जाऊं। ये काम नहीं है सर, ठीक है। टीचर का काम है सर अभी, और एज ए सिविल सर्वेंट हम दोनों मिलकर ये चीज़ों को समझनेंगे कि आखिर सरकार ने ये नहीं किया, सरकार को ये करना चाहिए, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सर। हम जब मणिपुर की बात करते हैं तो इसमें एज अ यूपीएससी हम इस चीज़ों को समझेंगे। ऐसा नहीं कि हम अब पढ़े जा रहे हैं, आप ऐसे बैठ गए अब लगा के लेक्चर, ठीक है, लेक्चर के दाम में नहीं, अब यूट्यूब का एक कॉमेडी वीडियो देख लिया जाए, ऐसा आप लगा के बैठ के सोच रहे हैं कि अब कहानी चलेगी और फिर मैं बताते रह जाऊंगा, आइए आज जानते हैं मणिपुर का इतिहास, हैं भाई सारा ने। ये सब चीज़ें नहीं होंगी सर। 2000 वर्ड की मैं आपको कंटेंट दे के लिखना तो होगा आपको, एट दी एंड आंसर में 250 वर्ड है ना। और अगर रही बात की सर आंसर राइटिंग, नोट्स आप बनवाते नहीं, बस यही है, डिक्टेशन नहीं करते, तो उसके लिए जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। उसके बाद जो भी चीज़ें मैंने अब तक पढ़ाई हैं, सारी चीज़ें उस नोट्स के अंदर हैं, प्रॉपर जैसा आंसर रहना चाहिए उस हिसाब से, कोई टेंशन की बात नहीं। बस मैंने ये कहा कि अब ये मत जाइएगा, वरना पढ़ने को तो ये मणिपुर क्राइसिस ही हम 10 दिन पढ़ लें, लिटरली इतना कंटेंट है। कैसे हम हिस्ट्री के बारे में जाने तो इतिहास ही जानते रहेगा मणिपुर के,
फिर हम उनके कुकी ट्राइब की इतिहास जानने में लग गए कि कहाँ से आया, फिर ये मैती ट्राइब, ये सब नहीं। जितना सफिशिएंट होगा उससे काफ़ी ज़्यादा समझेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। इतना नहीं कि अब आदमी को, मतलब चलिए अब बस भरोसा रखिए। मणिपुर क्राइसिस की जब हम बात करते हैं तो मान लेते हैं सर ये मणिपुर का मैप है, एक मान लिया जाए। अब इस मैप के अंदर ये जो सेंट्रल एरिया है ये 10% है। ये कितना है सर? ये 10% एरिया है। मैंने बोला ठीक। पहला जो हम रीजन समझ रहे हैं वो है, मतलब रीजन कि आखिर कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, क्या क्या समस्याएं वहां पे हैं। जियोग्राफिकल क्या है सर? जियोग्राफिकल, ये जो 10% एरिया है यहां पर, ये है प्लेन। ये क्या है सर? प्लेन है। प्लेन मतलब समझते हैं, पहाड़ नहीं है यहां पर, ये एक वैली है। क्या है ये सर? वैली। अगर आपने जियोग्राफी पढ़ा हो बचपन में तो वैली इसे कहते थे, ठीक है। कुछ ऐसा वैली होता था, याद है कि ऐसा प्लेन एरिया, और हिल्स हम कहते थे पहाड़ों को। अगर ये आपको चीज़ें ध्यान हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, चीज़ें आसान हो जाती। तो ये जो 10% एरिया है पूरे मणिपुर का वो प्लेन है, और बाकी ये जो 90% है, बाकी ये जो 90% है सर, ये क्या है? ये हमारा हिली एरिया है। ये हमारा हिली एरिया है। तो क्या आप पहले ज्योग्राफी को समझ पाए? मैंने बोला बिल्कुल समझ पाए सर। अब समझिए इसकी डेमोग्राफी को। डेमोग्राफी को मतलब इस 10% एरिया में 90% पॉपुलेशन मणिपुर का बसा हुआ है, और इस बाकी 90% एरिया में केवल 10% मणिपुर का पॉपुलेशन बसा हुआ है। यह है डेमोग्राफी की समस्या। और ये जो बाकी ये जो 90% है ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें केवल 10% पॉपुलेशन बैठे हुए हैं। और ये है पहले की बातें, अभी पूरा चीज काफी अलग है। मतलब यहां पर ये जो 10% पॉपुलेशन है, यहां पर कुकीज सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड थे, मैक्सिमम उस समय। मैक्सिमम अभी केवल कुकी हैं, समझेंगे अभी, मतलब उस समय मैक्सिमम कौन थे इसमें? कुकी। और 90% इस पॉपुलेशन में कौन बसे हैं? मैती कहते हैं, मैती ट्राइब। मतलब सर इस वाले एरिया में मैती ट्राइब है, और इस बाकी में कुकी और नागा ट्राइब है। इस वाले एरिया में कुकी और नागा ट्राइब है, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। और नागा ट्राइब समझते हैं, ठीक है सर। ट्राइब है, समझना क्या है, कुकी और नागा इसमें रह रहा है, और मैती इस ट्राइब में रह रहा है। मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात हो रही है, मेजॉरिटी की बात हो रही है। तो सर हमें डेमोग्राफी कहीं ना कहीं समझ में आया। डेमोग्राफी और प्लस सेटलमेंट भी समझ में आ गया कि कौन कहां बैठा हुआ है, बसा हुआ है। अब इकोनॉमी को समझिए। बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा, ठीक है, बहुत मुझे ऐसा आपको गौच-पोच नहीं करता। सिंपल टर्म्स में मैंने बहुत प्रयास किया कि आपको कैसे समझ में आ सकता है चीजें आसानी से। इकोनॉमी में जब हम बात करते हैं, अच्छा ये मैती ट्राइब में डेमोग्राफी थोड़ा और समझिए कि 51% मैती हैं, 16% मेरे भाई कुकी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 20% मेरे भाई नागा हैं। 20% क्या है? नागा है। अब समझ में आई बात? 20% क्या है? नागा है। यानी सर मेजॉरिटी किसकी है? मैती की। और ये जो मेजॉरिटी है वो इस केवल 10% पॉपुलेशन में है, और बाकी ये नागा और बाकी कुकी इस बाकी हिली ट्राइब्स में बसे हुए हैं, बाकी 90% पॉपुलेशन में। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये मैती कहते हैं कि कुकी के पास ज्यादा ये हैं, क्या कहलाता है, ज्यादा डेवलप्ड हैं, और कुकी कहते हैं कि मैती ज्यादा डेवलप्ड है। दोनों एक दूसरे को कहते रहते हैं। जब हम मैती की बात करते हैं तो मैती ये कहते हैं कि, अब समझिएगा, मैती ये कहते हैं, अगर आपको थोड़ा सा मैप ध्यान हो नॉर्थ ईस्ट का, तो मेरे भाई यहां पर है हमारा मिजोरम। अरे भाई यहां पर है हमारा, एक सेकंड, यहां पर है हमारा मिजोरम। थोड़ा समझिएगा, इसे एक दो बार ढंग से देखेंगे याद हो जाएगा।
यहां पर हमारा मणिपुर है, यहां पर हमारा नागालैंड है, और यहां पर हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और यहां कहीं हमारा त्रिपुरा है, और यहां हमारा असम है, और यहां हमारा मेघालय है। ये है मोटा मोटी हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट का। अब आप समझिए मणिपुर के जस्ट बगल में कौन है? असम। केवल इसको बताने के लिए मैंने आपको ये पूरा बता दिया कि आपको कहीं ना कहीं बार बार देखे तो याद हो। अब होता क्या है असम, अब समझिएगा, इसमें ये भी क्लियर हो जाएगा। और मैंने क्या बोला कि मणिपुर के ऊपर कौन है? नागालैंड। ठीक है सर, नागालैंड भी मणिपुर के ऊपर है। अब समझिएगा चीजों को। मैं कहां पे था? इकोनॉमी पे। क्या हम कह रहे थे? हाँ, मैती कहता है, मैती ट्राइब वाले कहते हैं कि हम इसलिए गरीब हैं, हम इसलिए गरीब हैं क्योंकि ये कुकी ट्राइब, ये नागा ट्राइब, ये बाहर के लोग आकर हमारे यहाँ इन्फ्लक्स करते हैं। इन्फ्लक्स मतलब होता है आके बसते हैं हमारे अंदर। समझ पा रहे हैं आप? और केवल बाहर के नहीं, ये भी आके बसते हैं हमारे अंदर, ये भी आसाम वाले भी आके, समझ रहे हैं आप? मतलब हर कोई आ रहा है, हमारी रिसोर्सेस को यूज कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, और हमें क्या मिल रहा है? यस। समस्या यहां नहीं है, समस्या इस चौथे पॉइंट में है, एडमिनिस्ट्रेशन। मैती लैंड पर आकर ये सब आके बस रहे हैं, लेकिन जब ये जाना चाहें, ये जब जाना चाहें इन हिली ट्राइब्स में लैंड खरीदने, ये सब करने, तो नहीं हो सकता क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड है। इट्स अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया। क्या अब समझ में आई परेशानी क्यों हो रही थी? तो मैती कहते हैं हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि ये बाहर से आ जाते हैं, हमको बाहर नहीं जाने देते, हमको बाहर नहीं जाते। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो गया। अच्छा, और ये कुकी क्या बोलते हैं? ये कुकी क्या कहते हैं? कुकी में दिक्कत ये है, अब इसको ऐसे समझिए, इसको हटाइए। कुकी लोगों की समस्या है कि भाई मैंने यही तो कहा कि मैक्सिमम मैती हैं, इस 90% पॉपुलेशन में मैक्सिमम मैती हैं, कुछ तो कुकी भी हैं। अब इनमें जो कुकी हैं, इनमें जो कुकी हैं जो कि माइनॉरिटीज हैं, तो इस अंदर मैंने क्या बोला कि इस जगह को हम इम्फाल, अच्छा मैंने ये शायद बताया या नहीं बताया, मुझे ध्यान नहीं। इसमें एक जगह होता है इम्फाल, इसमें एक जगह है इम्फाल, ठीक है, मैंने शायद नहीं बताया था। ये जो है, ये जो वैलीज हैं, ये जो प्लेन है, इसमें एक जगह है इम्फाल, और इसीलिए ये फेमस जगह है, और इसीलिए हम इस एरिया को इम्फाल वैली के नाम से जानते हैं, और इनको हिली ट्राइब्स, हिली एरिया, इसको हम इम्फाल वैली भी जानते हैं क्योंकि यहां पर एक जगह है इम्फाल नाम का। अच्छा, अब समझिए मैं क्या कह रहा था कि ये इम्फाल वैली जो है, क्योंकि हम इम्फाली वैली से कहते हैं, ठीक है, तो ये जो इम्फाल वैली है, इसके अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, कुकी ट्राइब्स की जो माइनॉरिटीज जो रह रही हैं, वो एक्चुअल में अमीर होती हैं, और यहां पर जो कुकी ट्राइब की जो रह रहे हैं, वो वास्तविकता में गरीब रहते हैं। क्या होते हैं सर? पुअर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, ये हिली ट्राइब्स है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहां पर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत मुश्किल से हो पाती। समझ रहे हैं क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी मुश्किल से हो पाती, ना मात्र के बराबर होती हैं। तो ये जो गरीब कुकी ट्राइब्स वाले हैं, ये इन्होंने काम शुरू कर दिया ओपीएम प्रोडक्शन का, गांजा, समझते हैं आप? और यहां से बने हमारे गांजा माफिया, जिसको हम ड्रग लॉर्ड्स बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ड्रग लॉर्ड्स बोलते हैं, गांजा माफिया। आपने बालू माफिया का नाम सुना होगा, ये बहुत गंद चीज होते हैं ये जो है। एक तो बालू माफिया ने एक बार का केस आया था, आईएएस ऑफिसर को मार दिया था साले ने। तो ड्रग लॉर्ड्स जो हैं वो यहां पर सबसे ज्यादा हैं, और यहां पर एक एरिया है, यहां पर एक जगह है जिसको हम मुहेर बोलते हैं, जिसको हम मोहे बोलते हैं, मुरेह, अरे सॉरी, मुरेह बोलते हैं, मुरेह। ठीक है, ये कहां पे है? ये कुकी लैंड में कहीं ना कहीं है। अब कुकी लैंड नहीं कहना, मतलब समझने के लिए हम ये कह रहे हैं, तो कुकी एरिया में ये है, तो यहां पर है मुरेह, और ये मेरे भाई इंडिया का बिगेस्ट अभी के टाइम पे ड्रग का हब है। ठीक है, सबसे ज्यादा इलीगल ड्रग्स यहां पे होते हैं। तो आप समझ पाए इंटेंसिटी कि
इस ओपियम प्रोडक्शन का, यहाँ से कुकी ट्राइब ये अमीर हैं, ये वाले गरीब हैं, तो इन्होंने पैसे का स्रोत क्या बनाया? ओपियम। ओपियम से बने ड्रग लॉर्ड्स के चलते मोरेह जो है मणिपुर में इंडिया का सबसे बड़ा ड्रग सेंटर है। इंटेंसिटी समझ में आ रही है आपको इकोनॉमी वाली चीज की? अच्छा, अब इन चीजों को मिटाते हैं। फिर आता है सर पॉलिटिकल, समझिएगा, ठीक है, ये 10%। पॉलिटिकल क्या पॉइंट कहता है कि ये जो केवल 10% एरिया है जिसमें 90% लोग बसे हुए हैं मेरे भाई, इसमें से 60 में से 40 सीट आती हैं। अब समझ में आया? और मेरे भाई क्या बोला मैंने? इस मैती ट्राइब पॉपुलेटेड एरिया, मैं सिंपल मैती लैंड और कुकी लैंड के नाम से संबोधित करूंगा। वैसे गलत है ये ऐसा कहना, लेकिन समझ में आया आपको, क्योंकि मैती लैंड कुकी लैंड तो फिर मैंने वहीं कर दिया कि ये मांग रहे हैं कि सेपरेट नेशन दे दो, जो है मैती लैंड सेपरेट स्टेट का स्टेटहुड दे दो, मैती लैंड कुकी लैंड, फिर आप कहोगे वो चीज़। लेकिन नहीं, समझने के लिए अभी के लिए इसको मैती लैंड समझते। तो मैती लैंड जो है, तो जो मैती ट्राइब है यहां से 40 सीट आती है 60 में से, यानी कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये वोट बैंक है। क्या है सर? वोट बैंक है। और इतिहास इस बात की गवाह है, वोट बैंक होगा। आज तक का जितना भी चीफ मिनिस्टर मणिपुर के बने हैं, जो भी चीफ मिनिस्टर, वो सब के सब मेरे भाई मैती ट्राइब के ही लोग हैं। एवरीवन। करंट भी कौन है? बीरेंद्र शर्मा, याद आया? वीरेंद्र सिंह। तो अभी तक के जो भी चीफ मिनिस्टर है वो इस मैती ट्राइब का ही है, और ये वोट बैंक है बकायदा। ये भाई ऐसा बात नहीं है कि मैंने अनऑफिशियल कहीं से जानकारी पाली, मैं नॉर्थ ईस्ट में मैंने बचपन गुजारा, तो ऐसा नहीं है, बकायदा है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। ये जो सरकार है मणिपुर की, ये इस मैती आर्मी को फंड करती है। यस, आर्मी, यस, बकायदा आर्मी है यहां पर। अभी अब देखेंगे ना धीरे धीरे, अभी देखिए आप। अभी क्या समझ में आया पॉलिटिकल में कि सर इस मैती ट्राइब की सबसे ज्यादा बोलबाला है गवर्नमेंट के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये वोट बैंक है और इन्हीं की हरदम चीफ मिनिस्टर आते इसी ट्राइब की। कुकी ट्राइब का कोई भी अभी तक चीफ मिनिस्टर नहीं बना, और मैक्सिमम सीट्स मैती ट्राइब के ही हैं। और ये गवर्नमेंट मैती ट्राइब को, मैती आर्मी को क्या करती है सर? मैती आर्मी को फंड करती। अच्छा, अगर मैती आर्मी को ये फंड कर रही है तो कुकी आर्मी भी होगी, तो कुकी आर्मी को कौन फंड कर रहा है? अगर आपको इंडिया का मैप याद हो तो यहां पर मेरे भाई म्यांमार है। म्यांमार के जो इंसर्जेंट्स हैं वो फंड करते हैं कुकी ट्राइब को, कुकी आर्मी को। अच्छा, अब समझ में आया सर ये सारी चीज। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वाली आपको चीज समझ में आई। अब और भी रीजन होगा। रिलीजियस, मैं थोड़ा स्लो इसलिए हूं क्योंकि मेरे भाई आप देख लीजिए, सुबह के 4:40 हो रहे हैं। अब रात के बोलूं या सुबह के बोलूं, क्योंकि मैं अभी तक सोया नहीं, ठीक है, यही आजकल का शेड्यूल ही हो गया है। अब रात को नींद लगती नहीं है तो क्या करें, पढ़ो पढ़ाओ, यही है जीवन, काम ही क्या है। रिलीजियस की बात करते हैं सर। जब हम बात करते हैं कि 90% जो पॉपुलेशन है वो मैती और बाकी 10% पॉपुलेशन जो है वो कुकी है, या फिर सिंपल इसको एज अ पॉपुलेशन इंडेक्स में समझें तो 51% मैती है, ठीक है, प्रॉपर समझते हैं, और 16% अगर कुकी हैं, तो मेरे भाई रिलीजियस भी समस्या है। ये जो मैती है वो हिंदू मेजॉरिटी, इसमें जो मैक्सिमम है वो हिंदू है, यानी इसमें के जो 90% हैं या फिर शायद 80%, इसके जो 80% है वो हिंदू हैं, 16% मुसलमान हैं, और बाकी जो बचे वो क्रिश्चियंस हैं। यस, यानी बाकी हिंदू के अलावा माइनॉरिटी ही हैं। लेकिन इस कुकी में मेजॉरिटी 90% किसका है? क्रिश्चियंस का।
स्पेसिफिक की बात करें तो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस का बाय द मिशनरीज। अब मिशनरीज की बात आई तो ये हर कारण के पीछे इनका तो हाथ रहता ही है। ये ऐसे गंध हैं दुनिया के कि हर एक कारण के पीछे इनका नाम रहेगा। भारत के अंदर जो भी समस्या है तो इनको मिल गया रिलीजियस मुद्दा। ये आज का मुद्दा नहीं है, वही तो मैं समझाना चाहता हूं। ये आज का मुद्दा नहीं है सर, ये मणिपुर क्राइसिस ये उसी समय से हो रहा है। इन ब्रिटिशर्स ने देखा रिलीजियस चीज की सर यहां पर मेजॉरिटी हिंदुओं की है, यहां पर मेजॉरिटी कुकीज में किसकी है, क्रिश्चियंस की है। इन्होंने फुट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी लगाया, आइसोलेट करने लगे एक दूसरे को, और उसी समय से ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। और उससे पहले कल्चरली इनसेंसिटिव तो थी, एक ट्राइब दूसरी ट्राइब की दोस्त नहीं थी, यानी दुश्मन थी इनफैक्ट। और देखिए ये जो बाकी कुकी ट्राइब मैंने कहा, इसको अभी फिर से दिखाते हैं। बार बार डायग्राम बनाएंगे जब तक आपकी आंखों में चीजें छप ना जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 10% पॉपुलेशन इसमें मैती हैं। ये जो बाकी कुकी और मैंने नागा बोला, अरे भाई साहब इनमें कौन सी एकदम में दोस्ती चल रही है, इनमें भी राइवलरी है। अब समझिए कैसे, मैं समझाने का प्रयास करूंगा, बाकी आप देखिए अपना। अरे मतलब प्रयास ही तो कर सकते हैं। देखिए मणिपुर के ऊपर मैंने क्या बोला, कौन है, नागालैंड। उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश, सारा बना रहा हूं फिर से। इसके बगल में कौन है, असम। बस इतना ही, मतलब इधर है कहीं ना कहीं असम। अगर आपने लेक्चर पिछला वाला ध्यान से देखा हो तो इसको बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं हर बार मानता हूं कि मेरे व्यूअर्स नहीं होते। तो नागालैंड जो है, इनमें ये जो नागा ट्राइब है, इन लोगों का एक सबका मांग है, जैसे बोडो लैंड, गारो लैंड, खासी लैंड, ये सब आपने सुना होगा, मैती लैंड, कुकी लैंड, सबकी हर ट्राइब की अपनी अपनी मांग है कि हमारा अपना एक वो दे दो, स्टेट दे दो। तो ये जो नागा वाले हैं ये कहते हैं कि हमें ग्रेटर नागालैंड बनाना है, और ये कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का साउथ ले लेंगे, थोड़ा सा असम का ईस्ट मार देंगे, मणिपुर का नॉर्थ मार देंगे, इंडिया तो यहीं तक है। ये तो बाकायदा कहते हैं कि म्यांमार का भी ले डूबेंगे। मान लो सरकार इसके लिए तैयार भी होगी, जो कि होगा ऐसा नहीं, तो इनको ये भी चाहिए अभी म्यांमार से भी ला के दो। अब सोचो, एक समस्या थोड़ी है। अच्छा तो समस्या आई कहां मेरे भाई, मणिपुर यहां तक आता है, और मणिपुर की ये जो है बाकी 10% मैती लैंड, इसके ऊपर मेरे भाई मणिपुर तो यहां पे आ रहा है, और इसके अंदर कौन रह रहे हैं, कुकी रह रहे हैं, और कौन रह रहे हैं, नागा रह रहे हैं। ये नागा वाले तो खुश हैं कि ग्रेटर नागालैंड बनाओ, हमारा एक ही स्टेट हो जाएगा। ये कुकी कहां जाए भाई साहब, मैं कहां जाऊं, ये तो यही कहेगा ना, मेरा क्या होगा। तो इन दोनों में लड़ाई चल रही है। मतलब मेरे भाई आप समझिए कि मणिपुर में इतनी सारी समस्याएं हैं कि हमने लिखा, ये तो काउंटिंग वाली बता दी जो कि समझने में आसान हो पाए आपको, पॉइंट में पॉइंट। बाकी अनंत समस्याएं यहां पे, नागा प्लस कुकी नहीं वर्सेस कुकी। तो मणिपुर में इतनी सारी समस्याएं हैं कि हर एक समस्या पे, पॉलिटिकल एजेंडा पे, रिलीजियस एजेंडा पे, नागा कुकी पे, इकोनॉमिक एजेंडा पे, डेमोग्राफिक एजेंडा पे, सेटलमेंट एजेंडा पे, हर एक चीज पे इतनी बड़ी इंसर्जेंसी हो सकती है जिसका कोई संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप समझिए बातों को, क्या आप समझ रहे हैं। और उसीलिए मणिपुर की जो समस्या है वो थोड़ा मुश्किल होता है इसको सॉल्व करना, और आज तक सरकार को कोई वो नहीं मिला। अब समझिए कि क्या होता है 2023 में, ठीक है। अब हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। 2023 में, टू बी स्पेसिफिक मार्च 2023 में, हाई कोर्ट एक ऑर्डर निकालता है, जिस ऑर्डर में वो कहता है कि मेती ट्राइब के लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा।
किन चीजों में? जॉब्स और इंस्टीट्यूशन में। इंस्टीट्यूशन मतलब समझते हैं, अरे कॉलेज वगैरह है ना। हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाला कि मेती लोगों को केवल रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड इंस्टीट्यूशन मिलेंगे। और तो और जो हमने ये पॉइंट देखा था कि अगर ये मणिपुर है, ये 10% पॉपुलेशन है, ये बाहर जाकर लैंड नहीं ले सकते, ये अंदर आके ले सकते हैं। इन्होंने कहा कि मेती जो ट्राइब है वो भी यहां पर जाकर अब जा सकती है, लैंड ले सकती है। मतलब लैंड वाली चीज में लिख देता हूं काफी होगा समझने के लिए। ये आता है। अब जो कुकी ट्राइब है वो इस चीज को एज अ कॉन्स्पिरेसी देखती है। वास्तविकता में आपको भी देख तो यही लग रहा है ना, तो उनको तो कुछ गलत लगा नहीं। वो इस चीज को एज अ कॉन्स्पिरेसी देखती है कि सरकार हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कह रही है, हम मात्रा में कम है, हमारे साथ ये है वो है, हमारा आज तक एक भी चीफ मिनिस्टर नहीं बना, ये सारी चीजें। और फिर वो एक सॉलिडेरिटी मार्च निकालता है, वो एक सॉलिडेरिटी मार्च निकालती है। कौन सर? कुकी ट्राइब मार्च निकलता है। 2023 की बातें हो रही हैं, जो आपने ये रिसेंट इंसिडेंट, जो भी बवाल आपने सुना मणिपुर में, वो तो बहुत सालों से बहुत चीज रहा है, तो हाईलाइट हुआ। और इस मार्च में ये क्या करते हैं, प्रयास करिएगा समझने को। इस जो बाकी 90% पॉपुलेशन जहां पर कुकी थे, क्या यहां पर मैती लोग नहीं थे क्या? बिल्कुल थे, लेकिन माइनॉरिटी में थे ना, माइनॉरिटीज में बहुत कम थे। इन्होंने इनके घर जलाना और इनको मारना शुरू कर दिया। रिटेलिएशन में मैती लोगों ने क्या किया, मैती ट्राइब ने क्या किया, समझ गए होंगे। इनके पास, इनके अंदर, इनके टेरिटरी में जो कुकी लैंड के लोग जो कुकी ट्राइब रह रही है, जो कुकी ट्राइब के लोग माइनॉरिटी में हैं, उनको बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। रिटेलिएशन हुआ और चलते हुए आ रहा है। कभी ये मारते फिर ये मारते। ये है 250 से ज्यादा लोग मरे थे, ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात है सर। 250 से ज्यादा, 60,000 लोग डिस्प्लेस हुए थे, यानी कहीं ना कहीं 2 से 3,000 परिवार। यानी उसके बाद क्या हुआ कि कुकी लैंड के जो कुकी ट्राइब के जो लोग बच गए वो कुकी लैंड भागने लग गए, यानी इनके पास, और यहां के जो मैती वाले बच गए वो यहां जान बचा के भागने लग गया। और यही इसी समय की बात है, इन्हीं सब की बात है, इन्हीं सब चीजों की जो रिजल्ट है वो आपने जो वीडियो देखा था, जिसमें वो जो सो कॉल्ड मर्द हैं वो प्राउडली, पर्टिकुलर वो जो 2 लड़कियां थी वो कुकी ट्राइब की थी, उनके साथ ऐसा काम कर रहे थे। ठीक है। अब द रीजन, जो कि पूरा बवाल आपने देखा कि सर 70-80 दिन तक कोई केस ही नहीं लिया गया, कोई पुलिस ही नहीं मानी, जवाब मिला। वो जो 2 लड़कियां थी वो किस ट्राइब की थी? कुकी ट्राइब की थी। सरकार किसका है? कहीं ना कहीं सरकार, ये जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन से ट्राइब के हैं मेरे भाई? मैती ट्राइब के। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये दिख रहा है सामने सामने कि कहीं ना कहीं केवल इनका ही सरकार है। अब ऐसा मत सोचिए आप कि कुकी बहुत बढ़िया हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी कम थोड़ी, इन्होंने ही तो सॉलिडेरिटी मार्च निकाला, इन्होंने तो लोगों को मारा, रिटेलिएशन में ये चीज हुई, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूं वहां की रियलिटी, मैती ट्राइब के ही चीफ मिनिस्टर थे, मैती ट्राइब का ही सरकार था, मैती ट्राइब ही वोट बैंक है। तो शायद अब आपको जवाब मिल गया होगा कि आखिर 70 दिन लग गए वो चीज़ पुलिस तक पहुंचने चलते, या फिर पुलिस का उसके प्रति कुछ एक्शन लेते हुए। आई बात समझ में आपको? ठीक है मेरे भाई, लोग केवल इस कारण की बात करते हैं। मैं एक और कारण मानता हूं,
ये जो पूरा बवाल हुआ था 2023 में, उसका एक और कारण होता है ये जो ड्रग लॉर्ड्स हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया लैंड वाली चीज, उस जमीन पर ये तो ओपियम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये गांजा का प्रोडक्शन कर रहे हैं। उससे सबसे ज्यादा समस्या किसको आ रही है? इनको। और ये सबसे बड़े क्रिमिनल्स हैं। ये भी फंड करते हैं कुकी आर्मी को, ये भी फंड करते हैं कुकी आर्मी को, कुकी आर्मी को ये फंड कर रहे हैं ड्रग लॉर्ड्स। कुकी आर्मी को म्यांमार फंड कर रहा है। आप समझ रहे हैं? कुकी मतलब आईएस तक लगा है, चाइना तक लगा है बॉर्डर पे भाई साहब, आप समझो ना। चलिए फिर, तो ये सारी की सारी हमने पॉलिटिकल जो है चीज़ें समझी। पॉलिटिकल नहीं, ये सारी की सारी, देखिए मैं थोड़ा ऐसा इधर उधर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब सुबह के 5 बजे भाई साहब, ठीक है, 24 घंटे हो गए सोए, ठीक है, क्योंकि अब और लेक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिले नहीं होनी चाहिए आप चीज़ों। अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं कि सर आखिर इस चीज़ की सॉल्यूशन क्या हो सकती है। कुछ तो सॉल्यूशन होगा ना, मतलब भले लोग कहते हैं, देखिए कुछ ऐसा है ना मणिपुर की हालत इस देश में, जब भी किसी काउंसिल में, जब भी किसी मीटिंग में कोई कह देता है अरे सर मणिपुर सब ऐसे हो जाते, ये क्या बोल दिया। क्या हो सकता है इसका रीजन? सोचिए, आप सोचिए एक बार। ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल ना हो, ये तो फैक्ट है सर। देख के लगता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर मैं इन सारी सॉल्यूशन को सोच सकता हूं जो कि हम देखेंगे, तो आखिर कोई सरकार क्यों नहीं सोच सकती? इतनी सारी चीजें जो मणिपुर के अंदर हुई, अगर किसी और स्टेट में हो जाती तो उस स्टेट के सीएम को इंस्टेंटली वहां से रिप्लेस किया जाता, लेकिन वो व्यक्ति वहीं टिका हुआ है। कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो ऐसी वो चीजें जानता होगा जिसके चलते तख्ता पलट हो सकता है। मे बी ये कॉन्स्पिरेसी अब लगा सकते हैं ना। मेरे भाई एक बिहार के चीफ मिनिस्टर जो हैं नीतीश कुमार, वो इस नाव से उस नाव पे कूद जाते हैं और ये कहते हैं, ऐसा धमकी देते हैं कि इधर से हम तुम्हारे नाव से उस नाव पे कूदेंगे, तुम्हारा नाव डूब जाएगा। तो उनको पावर दी जाती है। कई लोग तो कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट भी उनके लिए ही रिजाइन हुए, पता नहीं, ये सब तो मान्यताएं हैं, संभावनाएं हैं। देखिए, सॉल्यूशन से पहले एक और चीज, वो जो हाई कोर्ट वाली चीज, उसके बाद सारी चीजें जब हुई, बकायदा अब जो है, अगर ये मणिपुर है और ये वो है, क्या कहलाता है, मेती लोग का ट्राइब, अब इसमें केवल ही मेती हैं और यहां पर केवल ही कुकी हैं। और यहां पर मेरे भाई पर्टिकुलर टेरिटरी इनमें नाप दी गई है बकायदा। 2024 में तो कुछ लोगों का ऐसे हुआ, भारत पाकिस्तान नहीं है, ये लिटरली इंडिया के अंदर एक स्टेट है, उस स्टेट के अंदर 2 देश बन चुके हैं। उन अपने अपने देशों की ऐसी आर्मी है, ऐसी आर्मी नहीं है सर कि लोहा पत्थर नहीं, बकायदा इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी के गन्स, एमुनेशंस, ड्रोन बॉम्ब्स, मिसाइल्स, लॉन्चर्स, सब कुछ हैं। ये लॉन्चर्स, मिसाइल्स कहां से आ रहे हैं? ये म्यांमार, ये आईएस, ये इंसर्जेंट्स, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना। और यहां पर ये जो पुलिस स्टेशंस हैं, ये जो आर्मरीज हैं, उनको भी ये लूट लेते हैं। वो सॉल्यूशन के अंदर आएगा एक पॉइंट, मैं अभी लिख देता हूं। ये जो सॉल्यूशन है उसमें समस्या ही है कि ये लूट लेते हैं, तो एटलीस्ट आप प्रोटेक्शन तो दो। एटलीस्ट आप पुलिस स्टेशन, आर्मरीज, अपने पुलिसमैन को इतना प्रोटेक्शन तो दे पाओ कि नहीं बंदूकें आई, पता चले 50 लोग हैं थाने पे, आ गए 5000 लोग, क्या कर लोगे? चलाओगे गोली? हाँ, लेके चले जाते हैं और उनसे पूरी की पूरी इनको आर्मी की बढ़िया वेपन्स मिल जाते हैं। तो बकायदा इन लोगों ने उसके बाद यहां पर अपनी टेरिटरी, प्रॉपर फेंसिंग, बॉर्डर्स, एक आदमी घुस जाएगा ना यहां से यहां पे, ही विल बी डेड, ही विल बी बेटर देन डेड भाई। आप समझ रहे हैं? इनकी अपनी आर्मी, बकायदा ये जो पुलिस है, वहां की जो पुलिस है, वहां की जो फोर्स है, वो भी बटी हुई है।
वो तो है ही नहीं, पहले तो नाम मात्र की, वो भी बटी हुई है। जो मेती वाले हैं मेती में, जो कुकी हाले हुए हैं कुकी में। ये हाल है सर, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, इतनी इस लेवल पे उनके पास आर्मी है ना कि किसी स्टेट पे वो जंग छेड़ सकते हैं, और ऐसा जंग छेड़ेंगे कि कितने हजारों लोग मरेंगे, लाखों लोग मरेंगे, कोई काउंटिंग नहीं है उसकी। तो सर सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या क्या आखिर एक सॉल्यूशन हो सकता है। पहला कि सर प्रोटेक्शन करिए, ठीक है, रक्षा करिए एटलीस्ट अपने पुलिस फोर्स की। एक और सॉल्यूशन ये कहता है कि अगर ये मणिपुर के अंदर ही फेंसिंग लगा सकते हैं तो ये जो पूरा का पूरा जो पैसा वगैरह सब कुछ आ रहा है, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो यहां मणिपुर है, यहां मिजोरम है, अब तो शायद याद ही हो गया होगा, यहां नागालैंड है, तो ये म्यांमार है और ये इंडिया है। यहां पर मेरे भाई, यहां पर मेरे मित्र, प्रॉपर फेंसिंग नहीं है यार, प्रॉपर फेंसिंग नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं प्रॉपर फेंसिंग नहीं है का मतलब? पिछले साल तक तो कुछ नहीं था, अभी तो कुछ दिन पहले से कुछ काम शुरू हुआ, यहां पर कोई फेंसिंग नहीं है भाई। तो ठीक है, आप पूरा मत करो, एटलीस्ट ये मणिपुर वाले बॉर्डर पे तो कर दो, मणिपुर और म्यांमार बॉर्डर पे प्रॉपर सॉलिड फेंसिंग। आप ये सोचो ना, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे ऐसी तगड़ी सिक्योरिटी के बाद भी ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसको सुनकर विश्वास नहीं होता कि ये हो गया। यहाँ पर प्रॉपर फेंसिंग नहीं है मेरे भाई, तो अब सोचो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। वो तो पता ही नहीं चलता ना, सोशल मीडिया, इंटरनेट डाउन है वहाँ पे, आप समझो इंटरनेट डाउन है, पता कैसे चलेगा? वो तो एक दो वीडियो निकल जाती तो पता चल जाता है। कोई सोशल मीडिया वहाँ पे, कोई मीडिया, कुछ नहीं है। तो फेंसिंग, क्या आप समझे? फेंसिंग करिए ना। अगर मणिपुर के अंदर वो इम्फाल वैली और बाहर में वो जो है कुकी लैंड वाले लोग अगर इतनी खतरनाक बॉर्डर बना सकते हैं तो ठीक है, माना कि बहुत पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, लेकिन फिर भी दिस इज अ सॉल्यूशन। क्योंकि अगर यहां से अगर आपने ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करवा दिया, काफी हद तक समस्याएं 80% सॉल्व हो जाएंगी, कुछ तो प्रतिशत सॉल्व होंगी। तो फेंसिंग वाली चीज समझ में आई। दूसरा पॉइंट होता है कि सर लोकल पुलिस की तो मदद भूल ही जाइए, लोकल पुलिस की मदद भूल जाइए। क्योंकि अगर यहां का कोई लोकल आदमी होगा इस मणिपुर का, तो उसके अंदर केवल एक चीज होगी कि मैं मैती हूं कि कुकी हूं। मैती हूं तो मैं इसका सपोर्ट करूंगा, कुकी हूं तो इसका सपोर्ट करूंगा, सिंपल उनके अंदर ये है। तो अगर पुलिस फोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी हो, उसको आप बाहर से लाइए, यानी न्यूट्रल होना चाहिए। यानी सर वो न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल, बात है न्यूट्रल से, वो न्यूट्रल होना चाहिए। यानी उसको अगर दिखे कि यहां पर किसी के साथ दुष्कर्म हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो वो अब ये दिमाग ना लगाए। लोकल होगा तो वो कहेगा अरे ये तो अपने लोग कर रहे हैं तो ठीक ही है, बदलाई तो ले रहे हैं। वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, गलत तो गलत, और उतनी उसको पावर दी जाए, उतनी उसको पावर दी जाए कि वो सुटेबल एक्शंस ले सके, कि वो सुटेबल एक्शंस ले सके। क्या आप समझे? बाकी 3 पॉइंट मेरे हिसाब से एक ही पॉइंट पे चलेंगे। इंडो म्यांमार बहुत बड़ी समस्या है। पहला हमने चीज बोला कि इंडो म्यांमार पे फेंसिंग कराओ, प्रॉपर सॉलिड फेंसिंग कराओ, एक चीज, बहुत समस्याएं कम हो जाएंगी। उसके बाद आप खर्चा कर दो यार, कर दो उसे प्लीज। दूसरा जो पॉइंट कहता है वो कहता है कि सर इंडो म्यांमार में यहां पर टेरर कैंप्स बसे हुए हैं म्यांमार के अंदर, जो बॉर्डर के पास, जैसे पीओके केवल एक टेरर कैंप ही है भाई, और कुछ नहीं है। तो ये इंडो म्यांमार, ये जो बॉर्डर पे जो टेरर कैंप्स बैठा रखे हैं, चाइना, आईएसआईएस, सब कुछ जो भी कॉन्स्पिरेसी करता है, प्रॉपर ऑपरेशन लेकर, जैसे कि अगर आपने उरी मूवी की स्टार्टिंग देखी हो तो वहां पर जो पहला ऑपरेशन होता है वो उसी के ऊपर होता है। उस म्यांमार के अंदर जो टेरर कैंप्स होते हैं उनको लेकर खत्म किया जाता है। तो वो ऑपरेशन करके उन सारों को खत्म करो,
क्योंकि वो खत्म हो जाएंगे तो काफी राहत मिलेगी। पहली बात, क्या हमने ड्रग माफिया की बात की, ड्रग लॉर्ड्स की बात की? इन ड्रग लॉर्ड्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। इसको अगर लेंगे तो आधी समस्या के जड़ ये है, आधी जो फंडिंग है वो ये म्यांमार से इंसर्जेंट्स कर रहे हैं और आधी ये ड्रग लॉर्ड्स वाले कर रहे हैं। फंडिंग रुक जाएंगी, अपने आप वेपन सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब ठंडा पड़ जाएगा। आप मानो बात, ये ड्रग लॉर्ड्स के खिलाफ एक्शंस लीजिए। और ये बहुत बड़े माफिया होते हैं, ये गुंडे होते हैं, और इनको अगर न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए चुपचाप जो है इन सब चीज़ों के अंदर, तो क्राइम रेट्स भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, शून्य होने लगेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं ड्रग लॉर्ड्स वाली बात? फिर और क्या आप सोचो, और क्या हो सकता है मेरे भाई? रिजर्वेशन जिसके ऊपर बवाल हुआ था, वो रिजर्वेशन दो, लेकिन भाई आप मैती 51% है, आप सोचो कितने को दोगे? 51% को मत दो। ये इनमें जो डिप्राइव्ड है, इनमें जो डिप्राइव्ड है, डिप्राइव्ड का मतलब समझते हो? माइनॉरिटीज। इन मैती में जो माइनॉरिटी है, आप उन पे रिजर्वेशन रखो, तब वो ठंडे रहेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? तब वो मानेंगे कुछ बात। अच्छा, क्या हमने सर पिछले लेक्चर में स्टेटहुड या फिर ऑटोनोमस वाली चीज देखी थी? देखो, स्टेटहुड तो अब वो बात की मुद्दा रखो, स्टेटहुड देना है नहीं देना है, ये आप बात का मुद्दा रखिए। आपको मैती लैंड, कुकी लैंड देना है, अलग अलग स्टेट बना देना है, मणिपुर को 2 भागों में बांट देना है, वो अलग बात है। एट प्रेजेंट आप पैसिव दे दो, उसी को हम बोलते हैं ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब उनको स्टेट नहीं दिया, पर उनको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए दे दिया, काउंसिल्स दे दिए। ये अब ठीक है, एट दी एंड कंट्रोल सेंटर से होगा, लेकिन कुछ भी पैसिवली मिला हो सके तो उससे शांत हो जाए। किया है बोडोलैंड में, वहीं तो किया है। ये जो ड्रग लॉर्ड्स को मारने वाली बात हुई, क्या ये हमने बांग्लादेश बॉर्डर पे नहीं किया है क्या? बस यहां पर ड्रग लॉर्ड्स थे और वहां पर काउ डीलर्स थे, गाय की ट्रैफिकिंग कराते थे, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए। ऐसा कोई नई बात तो नहीं कह रहे हम, तो करो ना। ऑटोनोमसिटी की वाली बात हो रही है कि मणिपुर में ऑटोनोमस दे दो, उनको अपनी काउंसिल चलाने दो, वो जो मांग रहे एटलीस्ट पैसिवली तो करो। तो ये काम कुछ नया नहीं कह रहे, ये तो आपने बोडोलैंड कर दिया, तो यहां करने में क्या समस्या आ रही है? और ये सबसे ज्यादा हीटेड प्लेस है, यहां पर इतनी ज्यादा, मतलब क्या दिक्कत है आप बताओ? समझ रहे हैं आप? जो हमने कहा कि इतने हजार लोग डिस्प्लेस हुए, तो वो जो डिस्प्लेस हो रहे हैं वो जाके पता चले आप ही खिलाफ दुश्मन ना बन जाए, वो खुद एक आतंकवादी ना बनने लग जाए, उसीलिए उनको तो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन दे दो। वो कहां जाए भाई? वो रोड पे सोएगा? भगा दिया मैथियों ने यहां से, वो कहां जाए? कुकी आदमी, वो कहां से जमीन? वो सबके उसके भाई थोड़ी हैं। समझ रहे हैं आप? तो उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हो, जो डिस्प्लेस हो रहे हैं। लगातार ये चीजें जो चल रही हैं, दोनों ग्रुप मैती और कुकी, दोनों ग्रुप के जो लीडर्स हैं उनको बुलाओ शांति से कि भाई साहब आओ, आप आओ आओ। और चचा, ऐसे साफ काउंसिल में कहा जाए, चचा 1% अगर किसी ने वॉयलेंस किया, बहुत प्यार से समझा लिया आपको, अब केवल एक ही चीज समझेंगे, तब तो शांत होंगे। आप गवर्नमेंट एक पक्ष के सपोर्ट ही में रहे, वो कुछ भी कर दे, ठीक है, 2 लड़कियों के साथ कुकी ट्राइब की है, मैदी ट्राइब वालों ने किया तो शांत रह ले, अगर ये सारी चीजें होंगी, बढ़ावा मिलता रहेगा सर, ऑल टाइम बढ़ावा मिलता रहेगा। और एक और पॉइंट, इंटरनेट बैन इंडिया ने किया है, ठीक है, भारतीय सरकार ने वहां पर क्या काम किया? मिलिट्री एक्शन, इंटरनेट बैन, फेंसिंग, ये 3 काम नाम मात्र के हुए। इंटरनेट बैन को आप जारी रखो, आप इंटरनेट बैन को जारी रखो। इंटरनेट में स्पेसिफिकली सोशल मीडिया, भाई इंटरनेट बैन है तभी तो खबर वबर नहीं आती वहां से, सोशल मीडिया जो है उसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करो, क्योंकि सोशल मीडिया में जो फेक न्यूज हैं
ये इतनी खतरनाक चीज़ है जिसके चलते इंडिया के किसी कोने में बैठा हुआ आदमी बैठे बैठे रेडिकलाइज हो जाता है और किसी की जान लेने के लिए तैयार हो जाएगा भाई। इतनी खतरनाक चीज़ होती है सोशल मीडिया। आज देश के अंदर छोटे छोटे बच्चों के अंदर मैंने देखा है, अभी मुश्किल से 8-9 क्लास में पहुँचे, 10 क्लास में पहुँचे, वो ये सब बातें करते हैं, तो मैं शौक हो जाता हूँ कि भाई इनको तो किसी ने सिखाया भी नहीं है, इनके माँ बापों ने, तो ये कहाँ से सीखेंगे? सोशल मीडिया से सीखेंगे। वो रील बार बार हर दूसरे रील पर ये करो ये करो, तो वो रेडिकलाइज ना हो पाए, उसलिए सोशल मीडिया को उस समय तब तक हटाओ जब तक चीज़ें पूरी की पूरी अंडर सिचुएशन, अंडर कंट्रोल नहीं आ पाती। ठीक है। और ये जो फ्री मूवमेंट राइम था जिसका सस्पेंशन होम मिनिस्टर ने हमारे किया था, उसको सस्पेंड ही दे रखो, कोई जरूरत नहीं घूमने उमने की। फ्री मूवमेंट राइम आपको पता होगा, पिछले लेक्चर में बात किया था कि ये बॉर्डर पे म्यांमार और इंडिया में एक ट्रीटी हुई थी फ्री मूवमेंट राइम की, 16 किलोमीटर तक ये जो ट्राइब वाले लोग हैं 16 किलोमीटर तक अंदर और बाहर मूवमेंट कर सकते हैं बिना किसी वीजा परमिट के। उस चीज़ को बंद करिए भाई साहब आप। ठीक है। एंड इतना ही था मेरे हिसाब से आज का पूरा लेक्चर। ठीक है, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है ये। ठीक है, लेकिन ये सारी समस्याएं बस यही है सर। अगर ये सारी सॉल्यूशंस, मैं ये मानता हूँ कि ये सॉल्यूशंस रह सकते हैं अगर ये एक व्यक्ति सोच सकता है, तो एक सरकार क्यों नहीं सोच सकती? ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब जो हमारा टॉपिक है वो उस पे आएगा सर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे आएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बाद हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करेंगे और उसके बाद हम इंटरनेट आईसीटी की बात करेंगे, इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, और उसके बाद हम बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करेंगे। और ये जब, और इन चारों के अंदर हम हर वही चीज़ जैसे हम पढ़ते हैं उसका रीज़न, उसके इम्पैक्ट, फिर उसके सॉल्यूशन, यही चीज़ तो पढ़ते रहते हैं सर। यही 3 मुद्दा रहता है हमारा पूरा समझने का, वाई व्हाट हाउ, यही सब, और कुछ नहीं होता। और हाउ होता है कि कैसे बना और कैसे उसको सॉल्व करें, यही हाउ, सिंपल। ये चारों जब होंगे तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जो जो हमने पढ़ा, नक्सलिज्म, सेपरेटिज्म, टेररिज्म, हर चीज़ से रिलेट करेंगे कि आखिर उन दोनों का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का क्या कहलाता है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिश्ता क्या कहलाता है, फिर आईसीटी से क्या रिश्ता कहलाता है, समझ रहे हैं? और वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर हम देखेंगे कि अगर ये रिश्ता है तो इससे जो हमारा पूरा सब्जेक्ट है नेशनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा पे उससे क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हमारा आराम से सिलेबस कुछ मुश्किल से 4 लेक्चर्स और हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली फिर हमारा पूरा का पूरा नेशनल सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगा। और आशा है आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुबह के 5 बज गए भाई और बारिश होने लगी। सोचिए सावन कल ख़त्म हुआ, ठीक है। एक और रीज़न था, नींद नहीं लग रही थी क्योंकि मैं व्रत पे था और व्रत में मैं नींद वींद लगती नहीं है, मैं ज़्यादा एनर्जी महसूस करता हूँ, एनर्जेटाइज्ड, पता नहीं कैसी इंग्लिश थी, एनर्जेटाइज्ड कुछ होता है क्या ऐसा कुछ। बारिश हो रही है, बहुत सुंदर मौसम है, ठीक है। काश मैं दिखा पाता आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।